देखिए, पहले भी हम लोग इस बात पे स्टडी कर चुके थे कि डी ब्लॉक में ये शब्द आया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैंने जैसा कि पहली क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में, कि हमारा अगला चैप्टर होगा 9वें नंबर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसे हम कहते हैं उप सह संयोजक रसायन। क्या होता है, पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। असल में कुछ विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं। ये एक नई तरह की केमिस्ट्री है, इसमें एक अलग ही प्रकार के यौगिक होते हैं। कैसे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे K4FeCN का होल 6। सामान्यतः आपने यौगिक देखे होंगे, NaCl देखा है, जल देखा है, KCN देखा होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रकार के यौगिक देखे हैं, लेकिन ऐसा यौगिक आप पहली बार देख रहे हैं। तो वे यौगिक, अगर मैं साधारण रूप से पहचान की बात करूं, क्योंकि इसके फिर टेक्निकल टर्म तो हम थोड़ा बाद में पढ़ते चलेंगे, फिलहाल साधारण भाषा में बात करें तो वे यौगिक जो बड़े कोष्टक के रूप में बंद होते हैं, बड़े कोष्टक के रूप में प्रदर्शित होते हैं, उनको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर उपसह संयोजक यौगिक। इन यौगिकों को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिक भी कहते हैं। इसके अलावा समन्वय यौगिक भी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम हैं, उपसह संयोजक यौगिक, समन्वय यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, ऐसे करके बहुत सारे प्रकार के नाम हैं। तो K4FeCN का होल 6 फिलहाल समझने के लिए इतना ही समझा जाए कि वे यौगिक जो बड़े कोष्टक के रूप में बंद होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग कौन से, उपसह संयोजक यौगिक। ऐसा बड़ा कोष्टक दिखता है तो फिर हम उपसह संयोजक। अब हम एक एक करके बातों पे आते हैं, जो हमारा चैप्टर है उसके हिसाब से चलते हैं। तो देखें, असल में हमारे पास एक शुरुआत रूप से चलता है योगात्मक यौगिक या योगात्मक लवण कह सकते हैं। सामान्यतः हम लोगों ने देखा है लवण में, जैसे नमक अपने आप में एक लवण है, ठीक। KCN अपने आप में एक लवण है, KCl लवण है, MgCl2 लवण है, जल अपने आप में एक यौगिक है। इस तरह से जब दो या दो से अधिक यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिलकर के किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम योगात्मक लवण। दोबारा समझ लिए, जब दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम योगात्मक लवण कहते हैं। जैसे देखिए, यही है, KCl अलग है, MgCl2 अलग है और 6H2O अलग है। अगर मान लीजिए KCl का एक निश्चित अनुपात, MgCl2 का निश्चित अनुपात और 6H2O, ये तीनों मिल जाते हैं तो एक नया लवण कहलाता है जिसका नाम है कार्नेलाइट। ठीक, तो ऐसे यौगिकों को कहते हैं योगात्मक यौगिक। यदि इसमें दो अवयव मुख्य रूप से, जल जो होता है वो तो क्रिस्टलन जल के रूप में होता है, ये इसका हिस्सा नहीं माना जाता, दो लवणों का हिस्सा ये माना है। और देखें, एक और हमारे पास है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये है फिटकरी का सूत्र, एलम का सूत्र। तो देखें, इसमें भी देखिए कितने यौगिक हैं। मूल रूप से जल के अणुओं को तो छोड़े, ये है एक और एक, दो लवण हैं। तो ऐसे योगात्मक लवण, दोबारा सुन लें, अगर दो या दो से अधिक हो, बहुत सारे मिले हों, तो उनको तो क्या कहेंगे, योगात्मक लवण। योगात्मक लवण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं द्विक लवण और एक होते हैं हमारे पास जिनको हम उपसह संयोजक यौगिक या फिर संकुल लवण या संकुल यौगिक कह सकते हैं। तो बात आती है द्विक लवण क्या है। पहले द्विक लवण को देखते हैं। इसमें देखिए कितने अवयव हैं, दो अवयव। यहाँ भी कितने हैं, दो अवयव। तो दो लवणों के परस्पर निश्चित अनुपात में मिलने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें द्विक लवण भी कहते हैं और उनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ, अगर आप इस लवण को पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने से क्या होगा, सारे आयन इसके पृथक पृथक हो जाएंगे। यानी ये टूटेगा, K+ अलग हो जाएगा, SO4-2 अलग हो जाएगा, इसका भी Al+3 अलग हो जाएगा और SO4-2 अलग हो जाएगा। तो आप लोग ये बात समझें, दो या दो से अधिक लवणों के निश्चित अनुपात में मिलने से योगात्मक लवणों का निर्माण होता है।
योगात्मक लवण दो प्रकार के होते हैं, एक द्युक लवण और एक संकुल यौगिक। हम पहले द्युक लवण की बात करें। दो भिन्न भिन्न लवणों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनने वाले लवण द्युक लवण कहलाते हैं। इन लवणों को जल में डालने पर इनका पूर्ण वियोजन हो जाता है, यानी सारे आयन इनके पृथक पृथक हो जाते हैं। तो जब सारे आयन K प्लस अलग, SO4-2 अलग, Al+3 अलग, SO4-2 अलग, तो अगर सारे आयन टूट जाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, हम द्विक लवण के रूप में जानते हैं। तो वे लवण जो दो भिन्न भिन्न लवणों के निश्चित अनुपात से बने होते हैं तथा जलीय विलयन में डालने पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। अब दूसरा है हमारे पास संकुल यौगिक। तो संकुल यौगिकों का भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिकों में क्या अंतर है। तो द्विक लवण का बता दिया, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं आयनों में। अब लेते हैं संकुल यौगिक। जैसे मान लीजिए KCN अपने आप में एक यौगिक है, लवण है। दूसरा लवण हो गया FeCN का होल ट्वाइस। ये दो साधारण लवण हैं। जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने बना लिया K4FeCN का होल 6। ठीक, तो यहाँ भी दो लवणों का निश्चित अनुपात मिला हुआ है। तो पहली बात तो दोनों में ही समान है। द्विक यौगिक वे होते हैं, द्विक लवण वो होते हैं जिनमें दो यौगिक एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं। संकुल यौगिकों में भी दो लवण एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि वो जो द्विक लवण है वो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जबकि इनमें क्या खास है कि ये जो बड़े कोष्ठक में लिखे हुए हैं, यह हिसाब तो क्या कहता है, टूटना किस में चाहिए, K प्लस अलग होना चाहिए, पानी में डालते हैं Fe+2 अलग होना चाहिए और Cn- अलग होना चाहिए। लेकिन इसका जो ये संकुल वाला हिस्सा है, यानी बड़े कोष्ठक वाला हिस्सा है, ये पानी के अंदर वियोजित नहीं होता है। इसलिए इन यौगिकों को संकुल, संकुल का मतलब है जटिल प्रवृत्ति। जटिल का मतलब क्या है, जो आसानी से नहीं टूट सकते हैं। तो संकुल यौगिक वे यौगिक हैं जो दो लवणों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, लेकिन जलीय विलयन में इनका पूर्ण आयनन नहीं होता है। उन्हें कहते हैं हम संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। तो यहाँ से आपको पता लग गया, ये बड़ा कोष्ठक पानी में डालने पर अगर ये टूटेगा तो ये हिस्सा तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा एक संग रहता है। अर्थात इसके धनायन और ऋणायन अलग अलग नहीं होते, इसके धनायन और ऋणायन अलग अलग नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, संकुल आयन या संकुल यौगिकों का हिस्सा कहलाएगा। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं या आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर आसानी से लगा सकते हैं। दोनों का मैंने उदाहरण बता दिया है। इसका उदाहरण ये रहा, और उनका क्या है, कार्नेलाइट और फिटकरी एलम। अब देखते हैं संकुल यौगिकों पे, चूंकि हमारा चैप्टर है उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। तो इनका जो संकुल और उपसह संयोजक एक ही बात होती है। कौन से यौगिक हैं ये, कैसे परिभाषा दी जाएगी उपसह संयोजक यौगिकों की और संकुल यौगिकों की, तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और इसमें समझना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें। इस यौगिक में अगर हम देखें तो हमारे चैप्टर के हिसाब से इस हिस्से का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारे पास जो महत्व का हिस्सा है वो बड़े कोष्ठक में बंद हिस्सा है, क्योंकि उपसह संयोजक वाला हिस्सा यही होता है। ये हिस्सा केवल इसके, जैसे ये हिस्सा ऋणायन हो गया तो यहाँ धनायन इसकी संयोजकता, इसको उदासीन बनाने के लिए आएगा। अगर ये पूरा हिस्सा धनायन होता तो इधर ऋणायन वाला हिस्सा आ जाता। तो बाहर वाले हिस्सों का इतना महत्व नहीं है, मूल रूप से अंदर वाले हिस्से का महत्व है ये वाला हिस्सा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ होती है। बड़े कोष्ठक में जो सबसे पहले आता है इसे कहते हैं हम केंद्रीय धातु। किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय धातु। बड़े कोष्ठक में जो सबसे पहले आता है वो है केंद्रीय धातु। वैसे भी आप डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम धातु तत्व ही कहते हैं, संक्रमण धातु। तो आप उनको देखते ही पहचान सकते हैं। ये देखिए आयरन डी ब्लॉक में आता है तो ये अपने आप में एक धातु है। जैसे केंद्रीय धातु, और चूंकि इस पर कोई ना कोई आवेश होता है तो ये केंद्रीय धातु आयन के नाम से कहा जाता है। दूसरा हिस्सा हमारे पास ये रहा,
यहाँ पे कौन आ सकता है, जैसे मान लीजिए Cl माइनस आ सकता था, SO4-2 आ सकता है, H2O आ सकता है, अभी Cn माइनस लिख रखा है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के तत्व आ सकते हैं। ये जो छोटे कोष्ठक में या फिर अपन कह सकते हैं केंद्रीय धातु आयन के बगल में जो लिखे रहते हैं, जिनकी संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, उन्हें कहा जाता है लिगेंड। किस नाम से जाने जाते हैं? लिगेंड। ठीक, तो इस बड़े कोष्ठक में हमारे सामने दो बातें सामने आई कि उपसहसंयोजक यौगिकों में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो केंद्रीय धातु आयन होता है और एक लिगेंड होता है। अब इनका नाम उपसहसंयोजक यौगिक क्यों होता है? तो लिगेंड क्या होते हैं? जो लोन पेयर दाता होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने, ये अमोनिया है। अमोनिया पर कोई आवेश नहीं है लेकिन इसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है। जल है, जल के ऊपर कोई आवेश नहीं है लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर है। Cl माइनस, जिनके ऊपर माइनस होता है उनके ऊपर ऑटोमेटिक लोन पेयर होता है, तो ये ऋणावेशित है। SO4-2 ऋणावेशित है, लोन पेयर ऋणावेश का मतलब मौजूद है। तो आप देखिए लिगेंड हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक तो होते हैं जो उदासीन होते हैं और एक होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। मूल बात ये होनी चाहिए कि लिगेंड वे प्रजातियां हैं जो लोन पेयर दान कर सकें। ये जो दो इलेक्ट्रॉनों का सेट होता है इसको लोन पेयर कहते हैं। तो लिगेंड वे उदासीन अणु या ऋणायन हैं जो लोन पेयर दान कर सकते हैं, जो लोन पेयर दे सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो लिगेंड तो क्या हो गया? लोन पेयर दाता। अब यहाँ पे Fe की स्थिति देखें, हो गया ये लोन पेयर दाता। आयरन जो है, अगर यहाँ पे अभी मैं बाद में बताऊंगा ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, फिलहाल के लिए मान के चलिए इसकी ऑक्सीकरण है +2, यानी Fe यहाँ +2 अवस्था में है। तो देखिए Fe का विन्यास हम अगर देखें पुराने चैप्टर से तो 3d6-4s2 होता है। दो इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 की वजह से, तो कितना हो गया? 3d6। तो देखेंगे ये तो 3d4s। अब देखिए अगर किसी में 4s होता है, मैंने पहले ही बताया था 1 में केवल 1s होता है, 2 में 2s 2p होते हैं, 3 में 3s 3p 3d होते हैं, ऐसे ही 4 में क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d 4f। तो भले ही 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन मौजूद तो है, तो 4s के बाद 4p भी मौजूद है, 4d भी मौजूद है। ये कक्षक कैसे होते हैं? खाली होते हैं, समझे? अब देखें क्या होगा, ये 4s हो गया, ये 4p, आगे 4d लिख सकते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो, लेकिन फिलहाल आप समझें। Fe में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लिख के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या है, जैसे ही Cn लिगेंड Fe के संग आता है तो जो इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के हैं वो सब क्या हो जाते हैं? जोड़े में आ जाते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जोड़े में आ गए, 4 थे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इनको जोड़े में कर दिया। क्या क्लियर यहाँ तक? अब आप कि कुछ लिगेंडों की बात है, ये सब बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तो आप मोटा मोटा समझिए इसको कि Cn जो है वो एक ऐसा लिगेंड है जिसकी वजह से Fe के जितने भी अयुग्मित अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो सब पेयरिंग कर लेते हैं, यानी जोड़ा बना लेते हैं। क्लियर हुआ? अब आप समझे आगे बात। Cn कितने हैं संख्या में? 6। प्रत्येक Cn किसका काम करता है? लिगेंड का। लिगेंड का मतलब लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लिगेंड एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। अब आप देखें एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो जो कक्षाएं पूरी तरह से खाली होंगी उन्हीं में लिगेंड दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और लिगेंड को कितने दान करने हैं? 2, तो बोलिए इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब इनके लिए कैसी कक्षा चाहिए? पूर्णतः खाली कक्षा चाहिए, भरी कक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिगेंड रिक्त कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दान करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम केंद्रीय धातु आयन की। केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं? केंद्रीय धातु आयनों में बोलिए रिक्त कक्षक है या नहीं? यानी ये तो लोन पेयर देना चाहते हैं और ये क्या कर लेगा? लोन पेयरों को लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें खाली कक्षक होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लोन पेयर ग्राही। ठीक,
एक एक पॉइंट आप क्लियर कर लें, क्योंकि हम अभी तक तो इसकी परिभाषा पे पहुंच रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या है। तो अच्छे से समझें कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक केंद्रीय धातु आयन होता है, लिगैंड होता है, लिगैंड लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ दान करने वाला होता है, और केंद्रीय धातु आयन में रिक्त DsP ये कक्षक होने के कारण ये लोन पेयर ग्रहण करने का काम करते हैं। अब क्या होगा, एक Cn- आया, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें दान कर दिए। अगला Cn- आया, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इसमें ऐसे करके आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 खाली कक्षकों में 6 लिगेंड अपने ऋणायनों को, अपने लोन पेयर को दान कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखें लोन पेयर दान करने से हुआ क्या। तो अब बात ये आती है कि इतनी देर से कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, उपसह संयोजक का मतलब क्या हुआ। तो आप ये समझें, जब हम बंध बनाते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर से किसका इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का, ये बन गया एक बंध। यहाँ पे क्या किया है, दोनों परमाणुओं ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। दोनों ही एटम जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉनों का आपस में कोवलेंसी करते हैं, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड अप होते हैं या सहयोग करते हैं, और ये बंध बन जाता है। इन बंधों को जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, उसे कहते हैं हम सह संयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड। उप नहीं, केवल सह संयोजक। इसका मतलब ये हुआ एक बंध बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। अब मान लीजिए ऐसा हो कि बंध बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं दोनों, तब तो कौन सा बंध है, सह संयोजक। लेकिन अगर ऐसा होता कि क्लोरीन ही दोनों इलेक्ट्रॉन देता और हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो बोलिए अभी भी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। यानी बंध तो बनेगा लेकिन वैसा नहीं बनेगा जैसे पहले साझेदारी से बन रहा था। ऐसे बंध में केवल एक जना दाता होता है और दूसरा ग्राही का व्यवहार करता है। इन बंधों को कहते हैं हम उपसह संयोजक बंध। समझ गए। और ऐसे यौगिकों को कहते हैं हम उपसह संयोजक यौगिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिगेंड केवल लोन पेयर दे रहा है, केंद्रीय धातु आयन लोन पेयर ले रहा है, तो यहाँ पे बनने वाले बंध कौन से हो गए, उपसह संयोजक। इसीलिए इन यौगिकों को क्या कहते हैं हम, उपसह संयोजक यौगिक। और इस केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, उपसह संयोजक केमिस्ट्री। एक बार सुन लें परिभाषा की। उपसह संयोजक रसायन वे केमिस्ट्री की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसह संयोजक यौगिकों के निर्माण, उनके गुण, उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, उपसह संयोजक रसायन। उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में लिगेंड अपने लोन पेयर दान कर, केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में लिगेंड अपने लोन पेयर दान कर उपसह संयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों को जल में डालने पर ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। तो ये बोलिए हमारे पास बिल्कुल बेसिक रूप से बात समझ में आ गई कि क्या चीज़ होते हैं उपसह संयोजक यौगिक। केंद्रीय धातु आयन लोन पेयर ग्राही हैं, ये लोन पेयर दाता है। जब ये दे देंगे तो उपसह संयोजक बंध बन जाएंगे। मैंने आपको बता दिया अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब तो कहलाते हैं सह संयोजक, और अगर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है तो उसे कहते हैं हम उपसह संयोजक यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब देखें इसके आगे की क्या रामायण है। अब बात आती है कि क्या इसका कोई महत्व नहीं है बाहर वाले आयन का। तो वैसे देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि मान लीजिए ये किस रूप में है, माइनस के रूप में। तो हम अधिकतर यौगिक जो होते हैं उनको माइनस प्लस में ना लिख करके किस में लिखते हैं, उदासीन यौगिकों के रूप में। तो ये माइनस वाला है तो फिर इसके संग ये प्लस वाला लगाना जरूरी है, इसलिए हमने ये साइड में इसके एक आयन लगाया है। अगर ये हिस्सा माइनस वाला है तो आगे प्लस वाला लगेगा। अगर ये हिस्सा प्लस वाला होता, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल FeCl6, तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ लगता FeNH3 का होल 6, अब बाहर की तरफ Cl3। तो या तो अब ये हिस्सा पूरा धनायन है, इधर ये हिस्सा कैसा था, ऋणायन। अगर बड़े कोष्टक वाला हिस्सा ऋणायन है तो आगे की ओर आएगा, और बड़े कोष्टक वाला हिस्सा धनायन है तो पीछे की ओर आएगा, क्योंकि हमारी परंपरा है धनायन पहले लिखते हैं और ऋणायन बाद में लिखते हैं। तो देखिए ये जो हमने लिखा है इसमें ये जो हिस्सा कहलाता है इसे कहते हैं हम प्रति आयन।
किस नाम से जानते हैं? प्रति आयन। काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है, काउंटर आयन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हमारे प्लस वाला हो गया, इसको तो हमने कह दिया क्या चीज़? कैटायन यानी धन आयन। और ये क्या है? माइनस वाला हिस्सा, इसको कह दिया एन आयन। तो ये वाला हिस्सा तो हमारे पास प्रति आयन है, प्रति का मतलब विपरीत आवेश वाला आयन। तो ये जो बाहर होता है बड़े कोष्टक के प्रति आयन है, अंदर वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, इसको कहते हैं हम समन्वय आयन। कौन सा हिस्सा है? उपसह संयोजक आयन, समन्वय आयन, संकुल आयन या जटिल आयन के नाम से ये पूरा हिस्सा जाना जाता है। अब देखिए इनको, ये तो आपको पता लग ही गया इसको क्या क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया ये हिस्सा क्या है? उपसहसंयोजक हिस्सा है। तो इसी हिस्से को पूरे को हम उपसहसंयोजक मंडल, ठीक है, मंडल का मतलब क्षेत्र, ये पूरा उपसहसंयोजक मंडल है। इस कोऑर्डिनेशन जोन इस नाम से जाना जाता है, या समन्वय सत्ता। सत्ता का मतलब इसका क्षेत्र यहाँ तक है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एंटिटी का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या इसे जटिल आयन क्षेत्र कहते हैं या फिर संकुल आयन क्षेत्र। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये हिस्सा तो टूट जाएगा क्योंकि ये तो साधारण हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा नहीं टूटता है, तो ये जटिल हिस्सा रह गया। ये चूंकि टूट जाता है, इसका आयनन हो जाता है, तो इस हिस्से को, जो ये वाला हिस्सा है, इसी को हम आयनन मंडल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंडल है? आयनन मंडल। तो दो तरह के हिस्से हो गए, एक हिस्सा आयनन मंडल और एक हिस्सा हो गया हमारे पास समन्वय मंडल। तो ये इसकी बेसिक बातें हैं कुछ जो हमें जानकारी में होनी चाहिए। तो ये तो आप अगर इन बातों को पता कर लेते हो उपसहसंयोजक रसायन में, तो आपको धीरे धीरे बड़ी आसानी होने लग जाती है। लिगेंडों के बारे में आपकी जानकारी हो गई। अब देखें, यहाँ आप देख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन जो है उससे एक निश्चित संख्या में लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है। अब ये 6 लिगेंड हैं, इनमें से क्या होता है? एक CN केवल एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है? एक ही। कुछ लिगेंड ऐसे भी हैं, जैसे देखिए CH2NH2, ये देखें CH2NH2। यहाँ पे बोलिए कितने परमाणुओं के पास लोन पेयर है? दो परमाणुओं के पास लोन पेयर है। यहाँ पे कितने के पास लोन पेयर था? केवल एक के पास था। तो यदि एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे लिगेंडों को कहते हैं हम एक दंतुक लिगेंड। किस नाम से जानते हैं? एक दंतुक लिगेंड, यानी यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंट का मतलब होता है दांत, जिसके एक साइड ही दांतों का काम है, इसी से हम बंद बनाने का काम करता है, उन्हें कहते हैं एक दंतुक या मोनोडेंटेट लिगेंड। दोबारा देख लें, वे लिगेंड जो केवल अपने एक परमाणु की सहायता से लोन पेयर दान करते हैं उन्हें हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। तो ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा? एक, ठीक है। तो 6 CN है तो कितने बंध बना लेंगे? 6, समझे। इसी प्रकार से यहाँ देखें, वे लिगेंड जो कितने दाता परमाणु हैं? 2 दाता परमाणु हैं, जो अपने 2 दाता परमाणुओं की सहायता से केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ बंध बनाते हैं। यानी अकेला लिगेंड 2 कक्षकों में, 2 खाली कक्षकों में लोन पेयर दे सकता है, तो एक संग कितने बंध बना लेगा? 2। तो जो 2 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं उन्हें कहते हैं हम द्विदंतुक या फिर बाईडेंटेट लिगेंड या डाईडेंटेट लिगेंड। तो द्विदंतुक है तो बाईडेंटेट, एक है तो मोनोडेंटेट। और देखें, यहाँ पे देखेंगे, बोलिए कितने लोन पेयर हैं, कितने परमाणु हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं? 1 2 3। तो वे लिगेंड जिनमें 3 दाता परमाणु होते हैं, जो 3 परमाणुओं के द्वारा लोन पेयर दान किए जा सकते हैं और 3 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं ट्राइडेंटेट या त्रिदंतुक लिगेंड। इसी प्रकार से 4 परमाणु दाता हो तो चतुर्दंतुक, टेट्राडेंटेट, 5 है तो पेंटाडेंटेट और 6 है तो हेक्साडेंटेट, यानी 6 बंध बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको दंतुकता या डेंटिटी, हालांकि मैं कल इस टॉपिक को पूरा डिटेल में लूँगा, एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि कोई भी लिगेंड जितने परमाणुओं के द्वारा लोन पेयर दान करता है उसे उसकी दंतुकता कहते हैं या डेंटिटी कहते हैं। अब देखें,
हो सकता है Fe के साथ कुल लिगेंडों के द्वारा 5 बंध बनाए जाते हों, हो सकता है 4 बंध बनाए जा सकते हों, हो सकता है 6। तो जितने भी लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाए जाते हैं उनकी संख्या को हम उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। आपको ध्यान होगा यह संख्या वहाँ भी आई थी, कहाँ पे, पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट में, कि एक गोला जितने अन्य परमाणुओं को स्पर्श कर सकता है उसे उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ भी बात कर सकते हैं कि एक परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बना सकता है उसे उसकी उपसह संयोजन संख्या के नाम से जाना जाता है। तो अभी चूंकि आज इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, इसलिए मैं इसको हल्के लेवल पे लिया है। तो आगे जो क्लास है अब इनकी एक एक करके डिटेल लेंगे, कल हम तंतुकता के बारे में पढ़ेंगे। अब आप इस चैप्टर को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए क्योंकि और चैप्टर थोड़े आसान थे। इस चैप्टर, ये भी चैप्टर आसान है लेकिन समझने का है इसमें। तो कल हम अगली क्लास करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।